हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पहले मैं आप सबको सॉरी बोलना चाहता हूं क्योंकि ये लेक्चर आने में थोड़ा सा डिले हुआ। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा, 1 हफ्ते का लगभग डिले हो गया है। उससे उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न था। मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा रीज़न नहीं था, एक छोटा सा ही रीज़न था जिससे मैं ये पेंसिल यूज़ करता हूँ लिखने के लिए, वो पेंसिल हो गई थी खराब, ठीक है। जब वो पेंसिल खराब हो गई थी, उसको हमने ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट पे, तो वो आने में 2 से 3 दिन आपका लगा दिया, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा-सा इस लेक्चर को लाने में आपका टाइम लग गया, ठीक है। ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का आज लास्ट लेक्चर होगा। इससे पहले हमने जितने भी लेक्चर ले चुके हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है सभी लेक्चर का, जाकर देख लीजिए। जो बच्चे नए होंगे उनको बता देना चाहता हूँ, जो मॉडर्न हिस्ट्री आपका घटना चक्र पूर्वावलोकन है, उसी का यहाँ पर नोट्स बनाया जाता है, डायग्राम के फॉर्म में बनाया जाता है, ताकि आप सबको इस पीडीएफ को काफ़ी कम समय में रिवाइज, इस पीडीएफ को आप 15 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। लगभग 25 से 30 पेज को हम 2 से 4 पेज में खत्म कर देंगे। लेकिन यहाँ पर कितने हैं? लगभग 6 पेज में खत्म कर दिए हैं। लगभग यहाँ सर 30 पेज कम कम से कम होंगे, आप पेपर बुक में देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, हम यहाँ पर देख लेते हैं। और जो बच्चे नए होंगे, अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, सबका पीडीएफ टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके वहां पर डाउनलोड कर लीजिए। कोई भी कोर्स फ्री पेड नहीं है, सब कुछ फ्री है हमारे चैनल पर, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ पर हम शुरू करते हैं। देखिए, ब्रिटिश ताज के शासन अधिनियम अधिनियम, ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम 1858, ये 1800 का, ठीक है। 1858 की अगर हम बात करते हैं तो ये कब आया? देखिए, ब्रिटिश शासन अधिनियम 1858 जो था, ये 1857 का जो लड़ाई थी उसके बाद आया, ठीक है। जो ये आया 1857 58 का अधिनियम, ये बहुत बड़े पैमाने पर चेंज लेकर आया, ठीक है। मतलब पूरा ही व्यवस्था ही चेंज कर दिया, ठीक है। जो कंपनी का शासन चलता था वो किसके अधीन कर दिया गया? वो किंग के अधीन कर दिया गया, ठीक है, क्राउन के अधीन कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम यही देखेंगे, 1858 का शासन अधिनियम, ठीक है। भारतीय प्रशासन का नियंत्रण किसको, कंपनी से छीनकर किसको कर दिया गया? ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। मतलब कंपनी को कह दिया गया अब आपका काम खत्म हो गया, अब ब्रिटिश क्राउन खुद संभालेंगे। ये कहाँ पर आया है? यूपीपीसीएस मेंस 2007 में यही क्वेश्चन पूछा गया था। किस अधिनियम के द्वारा कंपनी से छीनकर भारत का शासन क्राउन को दे दिया गया? तो ये 1858 का ये अधिनियम था, ठीक है। अब देखिए, भारत का राज्य सचिव, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये 1784 में जो फॉर्म हुआ था, इसको दोनों को समस्त अधिकार भारत के राज्य सचिव को प्रदत्त कर दिए गए, ठीक है। इसको समाप्त करके अब इनके जो अधिकार थे, इनके अधिकार को किसको दे दिया गया? दोनों के समस्त अधिकार को भारत के राज्य सचिव को प्रदान किया गया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर क्या था, भारत का जो गवर्नर जनरल था, लास्ट गवर्नर जनरल आपसे पूछा जाए भारत का, तो कैनिंग था। इसके बाद अगला कौन बना? देखिए, कभी भी गवर्नर जनरल, वायसराय, ये सब जब याद करते हैं तो हमेशा जो रहता है उसी को आगे प्रमोट कर दिया जाता है। ये नहीं कि दूसरा कोई आता है। चाहे आप विलियम बेंटिक का पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे बंगाल का गवर्नर जनरल लास्ट कौन पढ़ेंगे? विलियम बेंटिक। इसके बाद वही भारत का गवर्नर जनरल बन गया। इसीलिए जो लास्ट ये गवर्नर जनरल बना था भारत का, कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो जो लॉर्ड कैनिंग था, इसके बाद इसी को ही भारत का वायसराय भी बना दिया गया। ये नहीं किसी दूसरे को लाया जाता है, ठीक है, वही बनता है मेनली। अब वायसराय बनता नहीं, मतलब बना दिया जाता है था वहां पर, ठीक है। तो भारत के गवर्नर जनरल का क्या, का नया नाम क्या दिया गया? वायसराय दिया गया। और ये प्रथम वायसराय कैनिंग बना, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, भारत में ब्रिटिश क्राउन ताज प्रत्यक्ष प्रतिनिधि, ठीक है। मतलब इनका कहने का मतलब है कि ये वायसराय जो था वो प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। मतलब जैसे क्या होता है, आप प्रतिनिधि सुने होंगे, जैसे बहुत जगह होता है, जैसे प्रधानी में होता है, जो गांव का प्रधान वाला चुनाव होता है, या किसी ठेकेदार का, मतलब जो ठेकेदारी, मतलब सड़क बनवाया जाता है, तो जो मेन ठेकेदार होता है वहां नहीं रहता, तो इस किसी प्रतिनिधि को लगा देता है
या गांव का जो चुनाव होता है उसका कोई, जैसे लेडीज लड़ती हैं ना, सीट पुरुष का होता नहीं है, वहां पर क्या होता है, महिलाओं का मान लीजिए सीट होता है। ठीक, तो महिलाएं जब लड़ती हैं तो महिला जीत जाती हैं, लेकिन वो प्रतिनिधि, आप पंचायत सीरीज देखे होंगे, पंचायत सीरीज में प्रतिनिधि कौन थे, वो जो प्रधान जी थे वो, मतलब वही सब कुछ देखते थे। और प्रधान कौन था, प्रधान थे जो वो लेडीज थी, ठीक, वो प्रधान थी, ठीक है। तो भारत में ब्रिटिश क्राउन ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि वायसराय ही था, ठीक है। ये ये आईएएस 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मतलब यही रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता था वायसराय ही, जो क्राउन को सब कुछ बताता था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, एक मतलब एक लाइन में यही समझ जाइए, ठीक है। अब देखिए, आईएएस 2006 में क्वेश्चन आया है इसलिए बता दिए थे, ठीक है, डिटेल में थोड़ा सा देखिए। अब भारत परिषद अधिनियम 1861, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है 1861, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई थी। किसको, आप वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई थी। अध्यादेश लागू रहने की अधिकतम तिथि 6 माह कर दी गई थी, ठीक है। कितना, 6 माह। तो अध्यादेश लागू करने की अधिकतम अवधि कितनी, 6 माह कर दी गई थी। वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी। लॉर्ड कैनिंग भारत में विभागीय प्रणाली का जनक बोला जाता है। तो किसको विभागीय प्रणाली का जनक बोला जाता है, तो लॉर्ड कैनिंग को विभागीय प्रणाली का जनक बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार, न्यूनतम 6 अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति की गई, ठीक है। तो मतलब वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है उसका न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्यों की नियुक्त किया गया। आगे देखते हैं, बम्बई तथा मद्रास प्रांतों की पुनः प्रदत्त विधायी अधिकार दे दिए गए। तो बम्बई और मद्रास प्रांतों को पुनः प्रदत्त विधायी अधिकार प्रदान कर दिए गए। बम्बई और मद्रास को, पहले बंगाल को ही प्राप्त था, अब बम्बई और मद्रास प्रांतों को दोबारा प्रदान कर दिया गया, ठीक है। अपने लिए कानून बनाने तथा संशोधन करने का अधिकार दे दिया गया। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई, तो किस अधिनियम के तहत की गई, ये 1861, याद रखेंगे किसके तहत, 1861, भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। ओके, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1892। यहाँ पर सिर्फ बजट से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों, क्योंकि विधानमंडल में सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने का प्रदत्त अधिकार दे दिया गया था, ठीक है। तो सदस्य जो होते थे वो विचार प्रकट कर सकते थे। सार्वजनिक हित के मामले में विधानमंडल के सदस्यों को 6 दिन पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया था, ठीक। अब देखिए, सीमित और अप्रत्यक्ष निर्वाचन का सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है। तो सीमित और अप्रत्यक्ष निर्वाचन का सिद्धांत भी यहाँ पर स्वीकार कर लिया गया था। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर यही याद रखिएगा कि कहाँ पर बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, या विचार पर, जैसे बजट आता है तो उस पर विचार रख सकते थे कि ये बजट इस प्रकार आना चाहिए था, ये इस प्रकार आना चाहिए था। तो वो कहाँ पर किया गया, 1892 के अधिनियम से, ठीक है। यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 1892 का जो अधिनियम था, इसी में बताया गया कि बजट पर विचार करने का अधिकार दिया गया। सार्वजनिक हित के मामलों में विधानमंडल के सदस्यों को 6 दिन पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछ सकता था। मतलब पहले 6 दिन पहले सूचना देगा, इसके बाद क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। सीमित और अप्रत्यक्ष निर्वाचन का सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया, तो ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर भारत परिषद अधिनियम 1909, ठीक है। ये देखिए, अन्य नाम मार्ले मिंटो सुधार। कई बार पूछा गया है कि मार्ले मिंटो सुधार कब आया, तो मार्ले मिंटो सुधार कब आया, 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार आया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया, ठीक है। अगर आपसे ये कभी पूछा जाए
कि केंद्रीय विधानमंडल में सदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार कहाँ दिया गया, तो 1909 में नहीं दिया गया, ठीक है, ये याद रखेंगे। और यहाँ पर मार्ले मिंटो सुधार 1909, ये याद रखेंगे, ठीक। ये मतलब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व वाली व्यवस्था, बहुत बार आपके पेपर में ऐसे पूछा जाता है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तो कहाँ से मानी जाती है, 1909 से ही मानी जाती है, ठीक है, याद रखेंगे। इसमें गांधी जी का कुछ कथन भी था। गांधी जी का कथन क्या था? गांधी जी ने कहे थे, मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। ओके, तो गांधी जी ने क्या कहा था? मार्ले मिंटो सुधार ने क्या किया? हमारा सर्वनाश कर दिया। और क्या कहे थे? रमजी मैकडोनाल्ड ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था, ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता था। ओके, तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या कहा था? ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता था। ये कथन किसका है? रैमजे मैकडोनाल्ड का। और गांधी जी ने सर्वनाश वाला एक कथन किया था कि मार्ले मिंटो ने हमारा सर्वनाश कर दिया। ये दोनों कथन पेपर में आ ही जाते हैं। अब देखिए, 1919 का अधिनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1935, 1919, यही दोनों सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अब देखिए, अन्य नाम क्या है? मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार इसको बोला जाता है। चाहे भारत शासन अधिनियम 1919 कहिए या मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार कहिए, ठीक है, बात एक ही है। प्रांतों में दैध शासन व्यवस्था प्रारंभ कर दिया गया। अब देखिए कैसे याद करेंगे, कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि कहाँ पर 1935 में दैध शासन व्यवस्था प्रारंभ कर दिया गया, क्यों 1919 में? याद करने का यही ट्रिक है, जब प्रांत आ जाए तो प्रांत में 1919 में याद रखेंगे। प्रांत आ जाए तो 1919, दो बार है ना, 1919, तो मतलब दो यहाँ भी दयार की, और यहाँ पर दो है 1919। तो प्रांतों में पहले जब आप अगर अपने, क्या आप पहले बताएंगे आपका घर कहाँ है, तो आप अपने एक कस्बे का नाम बताएंगे। इसके बाद आपसे पूछेगा और थोड़ा लोकेशन बताइए, तो कस्बे का ऊपर थोड़ा आगे बताएंगे, उसके ऊपर बताएंगे, कस्बे का जिला बता देंगे, जिले के बाद आप क्या बताएंगे? वो प्रदेश का बता देंगे, प्रदेश के बाद आप भारत का बता देंगे, ऐसे। तो थोड़ा सा अब अगर यहाँ पर देखते हैं प्रांत, तो प्रांत क्या है? प्रांत 1919। तो प्रांतीय अगर पूछा जाए प्रांत में, तो दैध शासन पहले यहीं पे आया। तो दैध शासन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? प्रांतों में। तो पहले प्रांतों में दैध शासन का प्रारंभ 1919 में, ठीक है। तो दैध दैध में दो, 1919 मतलब दो बार है, तो ऐसे याद कर लीजिए। तो प्रांतों में दैध शासन का प्रारंभ 1919 अधिनियम के अंतर्गत पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों में स्पष्ट प्रयोग किया गया। तो यही क्वेश्चन आपसे बार बार पेपर में आता है कि उत्तरदायी शासन व्यवस्था की शुरुआत किस अधिनियम से किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1919 से, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के सुधार से, ठीक है। प्रांतीय विषय आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित कर दिया गया। तो जो प्रांतीय विषय थे वो आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित कर दिया गया। अधिनियम का आधार था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, ठीक है। अधिनियम का आधार था पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार। देखिए, पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार तो दिया गया, लेकिन क्या हुआ? सीमित था, बहुत ही सीमित था, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये बहुत ही सीमित था। तो देखिए, जो भारत शासन अधिनियम 1919 आया या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 आया, आया तो 1919 में, लेकिन लागू कब कर दिया गया था? 1921 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1921 में ये लागू किया गया था, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ज्यादा और भी इसमें डिटेल में है, तो डिटेल में ज्यादा पॉलिटी वाले में देख लेंगे यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है। ये हिस्ट्री से पोर्शन से रिलेटेड है ना, तो हिस्ट्री वाला ही देखेंगे अभी हम, और अगर ज्यादा बताएंगे तो पॉलिटी वाला सब चल जाएगा, ठीक है। आना तो दोनों ही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की अगर बात करते हैं, गठन संघ लोक सेवा आयोग, इसी में गठन हुआ था। अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी इसी में हुई थी। दैध शासन प्रांतों में समाप्त कर दिया गया था, केंद्रों में लागू कर दिया गया था। तो अभी हम क्या बता रहे थे? पहले प्रांत, फिर जिला, ऐसे बता रहे थे ना, तो यही बताएंगे। प्रांतों में वहां पर स्टार्ट किया गया था, यहाँ पर प्रांतों में दैध शासन खत्म कर दिया गया। तो मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, बताइए दैध शासन
डायरकी व्यवस्था जो है वो कहाँ पर किस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रांतों में लागू किया गया? तो 1919 के अधिनियम, बताइएगा कब समाप्त कर दिया गया प्रांतों में? 1935 के अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया। ठीक है, केंद्र में लागू कर दिया गया। याद रखेंगे, दैध शासन कहाँ पर? केंद्र में लागू कर दिया गया। स्वायत्त प्रांतों को उत्तरदायी शासन, ठीक है, प्रांतों को दिया गया दोहरे शासन के स्थान पर। ठीक है, तो प्रांतों को दोहरे शासन के स्थान पर स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। अब देखिए यहाँ पर गवर्नर अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। ठीक है, विस्तार सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का विस्तार कर दिया गया। ठीक है, ठीक यहाँ पर। और यह आधार क्या था? भारत के वर्तमान संवैधानिक, ठीक है, तो जो भारत का जो वर्तमान अभी संविधान देख रहे हैं, इसका मेन आधार क्या था? 1935 का अधिनियम। ठीक है, इसी 1935 के अधिनियम के द्वारा ही इसका जो संविधान बना है वो बनाया गया, मतलब मैक्सिमम चीजें यहीं से अडॉप्ट की गई है। स्रोत ढांचे का काफी हद तक यहीं से लिया गया, जो हमारा संविधान का ढांचा है काफी हद तक यहीं से प्रेरित है। भारत परिषद समाप्त कर दिया गया 1935 के द्वारा। याद रखेंगे, भारत परिषद समाप्त कर दिया गया 1935। ये आर ओ 2016 में पूछा गया था कि इंडियन काउंसिल जो था वो कब समाप्त कर दिया गया था या किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो किसके द्वारा? 1935 के द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था। अब यहाँ पर देखिए, इसी में द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, याद रखेंगे, केंद्रीय विधानमंडल की शक्तियों का विभाजन केंद्रों और प्रांतों के मध्य कर दिया गया था। ठीक है, स्थापना फेडरल न्यायालय की स्थापना कर दी गई थी। यहाँ पर किसकी? फेडरल न्यायालय की स्थापना कर दी गई थी। जवाहरलाल नेहरू के कुछ कथन थे, उन्होंने कहा था इस 1935 के अधिनियम को। जवाहरलाल नेहरू का कथन काफी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। ठीक है, उन्होंने कहा था। गुलाबी का अधिकार बताया था। दासता का आज्ञा पत्र उन्होंने कहा था। अनुदेश प्रपत्र अंतर्दृष्ट, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया था। ठीक है, क्या? भारत के संविधान में 1950 में। ठीक है, याद रखिएगा, कब? भारत के संविधान में 1950 में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत शासन अधिनियम 1935 आज स्वीकृत किया था। ठीक है, तो ये अगर पूछा जाए कि कांग्रेस ने के लखनऊ अधिवेशन 1936 में किस अधिनियम को अस्वीकृत कर दिया गया था, तो जो 1936 का लखनऊ का अधिवेशन था कांग्रेस का, उसमें भारत शासन अधिनियम जो था 1935 वो अस्वीकार कर लिया गया था। क्या? अस्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 डायरेक्ट आ जाते हैं। 35 के बाद कौन सा आते हैं? 1947 आते हैं। तो 1947 की अगर बात करते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर कहता है, यहाँ पर क्या कहता है कि अविभाजित भारत का विभाजन कर भारत एवं पाकिस्तान को दो स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना कर दिया गया 1947 के अंतर्गत। किसके? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। अगर पूछा जाए आपसे कि भारत का विभाजन किसके अंतर्गत? 1947 का जो अधिनियम था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत, इसी के द्वारा भारत को दो राज्यों में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति कर दी गई। कब? 15 अगस्त 1947 को। दोनों अधिराज्यों की संविधान निर्मात्री सभा को संविधान बनाने का अधिकार दे दिया गया। इसी के तहत दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता दी गई। लेकिन क्या हुआ? भारत अभी भी राष्ट्रमंडल का सदस्य है। ठीक है, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसका राष्ट्रमंडल का सदस्य है या नहीं। मतलब राष्ट्रमंडल क्या है? जिस पर ब्रिटिश ने कभी राज किया था वो सभी राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। ठीक है, और ऐसे भी राष्ट्र हैं जो राज्य नहीं मतलब उस पर राज्य नहीं किया था ब्रिटिश ने, वो भी कुछ है। ठीक है, अब देखिए भारत का राज्य सचिव पद समाप्त हुआ था। ठीक है, तो भारत का राज्य सचिव पद यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था। जो वहां पर लाया गया था, वहां से 1858 से यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था राज्य सचिव का पद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए विविध में देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो 1947 तक आपका है, ये आपका जो चार्टर एक्ट जितने अधिनियम आए थे, ये सब थे। ठीक है,
अब यहाँ पर देखेंगे जो विविध का पोर्शन है, आपके पेपर में लास्ट में विविध है, तो विविध का हम ज़्यादा कुछ नहीं लिए हैं। विविध का इसलिए ज़्यादा नहीं लिए हैं क्योंकि जो यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपके जो अभी मैंने पढ़ा दिया है, जो लेक्चर ले लिया वहीं से सब रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसीलिए हमने ज़्यादा यहाँ पर नहीं लिया है। तो लेकिन जो जो भी इम्पोर्टेंट था हमने वो सब कुछ ले लिया गया, मतलब मैक्सिमम चीज़ें ले दी गई हैं, सिर्फ जो रिपीटेड चीज़ें हैं उन्हीं को छोड़ दिया गया है, ठीक है। अब चलते हैं विविध में, यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे विविध में, अरोड़ा आसफ अली के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। अरोड़ा आसफ अली एक राष्ट्रवादी नेत्री थी, स्वतंत्रता सेनानी, याद रखेंगे स्वतंत्रता सेनानी। मूल नाम था अरोड़ा गांगुली, इनका मूल नाम था, क्या नाम था, अरोड़ा गांगुली नाम था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के भूमिगत आंदोलन की प्रमुख संगठन करती थी। जो भूमिगत आंदोलन चला था, भूमिगत आंदोलन से में जैसे जयप्रकाश नारायण थे, राम मनोहर लोहिया थे, ये सब भूमिगत आंदोलन से संबंधित थे, ठीक है। तो ये उसी से बहुत प्रमुख नेता थी, ठीक है। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के भूमिगत आंदोलन की प्रमुख संगठन करते थे। वर्ष 1958 दिल्ली नगर निगम की मेयर निर्वाचित हुई थी। कहाँ की, वर्ष 1958 दिल्ली नगर निगम की ये मेयर निर्वाचित हुई थी। इनका प्रकाशन क्या था, पैट्रियाट, याद रखेंगे पैट्रियाट समाचार पत्र, लिंक पत्रिका इनकी थी, ठीक है। पैट्रियाट समाचार पत्र था और लिंक इनका पत्रिका था, ये दोनों भी याद रखेंगे। दो, पैट्रियाट समाचार पत्र पूछ सकता है या लिंक पत्रिका किसका था, अरोड़ा आसफ अली का। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि महत्वपूर्ण भूमिका कम्युनिस्ट पार्टी की महिला विंग नेशनल फेडरेशन यूनियन वुमेन के गठन में, ठीक है। याद रखेंगे इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कम्युनिस्ट पार्टी की महिला विंग नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन के गठन में। ये याद रखेंगे, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया वुमेन के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्हें, इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की महिला विंग था ये, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आधुनिक भारतीय इतिहास विविध थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर जो है ये फैक्ट ही है, इन फैक्ट को आपको याद ही करना होगा, क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ फैक्ट याद कर लीजिए। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी ठहराया था मोहम्मद अली जिन्ना को। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने उत्तरदायी किसको ठहराया था, मतलब कहा था कि यही जिम्मेदार है पूरी तरह से, कौन है, लॉर्ड वो मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, इन्होंने ही ठहराया था। अब यहाँ पर देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आधिकारिक इतिहासकार कौन थे। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो इतिहास लिखने, मतलब इतिहास तो बहुत लोग लिख रहे थे, लेकिन एक आधिकारिक ऑफिशियली नियुक्त किया गया था किसको, पट्टाभी सीतारमैया को। इनको याद रखेंगे, पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट देखते हैं, गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में आयोजित किया गया, कहाँ पर, बेलग्रेड में। गुटनिरपेक्ष देश क्या थे, जैसे शीत युद्ध चल रहा था, कुछ लोग, या कोई भी युद्ध चलता था, कुछ लोग अमेरिका की तरफ रहते थे, कुछ लोग रूस की तरफ रहते थे, ठीक है। लेकिन भारत ने कहा ना हम अमेरिका की तरफ रहेंगे ना रूस की तरफ, हमारा एक अलग संगठन होगा। तो एक कई देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम था गुटनिरपेक्ष देशों का संगठन, ठीक है। तो उसका प्रथम अगर सम्मेलन पूछा जाए कहाँ पे ये पूछा गया था क्वेश्चन, 1961 में हुआ था बेलग्रेड में, ये याद रखेंगे। भारत ने सेवा भेजकर गोवा को मुक्त कराया, मतलब वो सेना, सेना भेजकर कहा किसको, गोवा को मुक्त कराया, कब, 1961 में। तो 1961 में भारत ने सेना भेजकर गोवा को मुक्त कराया। 1858 की अगर हम बात करते हैं, कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक कौन थे, बंकिम चट्टोपाध्याय तथा जदुनाथ बोस। याद रखेंगे कौन सा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और जदुनाथ बोस 1858 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, प्रथम ग्रेजुएट थे। भारत में वर्ष 1957 में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी केरल में। कहाँ पे हुई थी, केरल में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। 1867, 66 और 67 में उड़ीसा में भीषण अकाल को कहा गया था प्रकोप का समुद्र। फैक्ट है, याद रखेंगे। उड़ीसा अकाल के बाद एक समिति नियुक्त की गई थी, जो जो समिति नियुक्त की गई थी वो किसकी अध्यक्षता में नियुक्त की गई थी,
सर जॉर्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में ये नियुक्त की गई थी। 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में पिंडारियों के 3 प्रमुख नेता कौन थे? पिंडारियों का दमन आप बहुत बार सुने होंगे। तो पिंडारियों के 3 प्रमुख नेता कौन थे? चीतू थे, वासिल मोहम्मद थे और करीम खां थे। वासिल मोहम्मद, वासिल है, ठीक है। वासिल मोहम्मद थे, चीतू थे और करीम खां थे, ये याद रखेंगे। 7 जुलाई 1896 को मुंबई के वाटसन होटल में मार्वल ऑफ द सेंचुरी के नाम से भारत में पहला सिनेमा शो आयोजित किया गया। किसके द्वारा? लिम्यूर बंधुओं के द्वारा। फ्रांस के ये थे, इन्हीं के द्वारा पहली बार सिनेमा आयोजित किया गया था। कब? 1896 में, 7 जुलाई 1896 में। नेक्स्ट देखते हैं, ये फैक्ट है। ये फैक्ट कहाँ पर पूछा गया है? आपके आरओ एआरओ 2021 में आया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था। चार्टर एक्ट 1833 के तहत 14 नवंबर 1834 को बंगाल का विभाजन कर चौथी प्रेसिडेंटी आगरा प्रेसिडेंटी बना दी गई, का निर्माण किया गया। यह अन्य 3 प्रेसिडेंटी बंगाल, बॉम्बे, मद्रास थी। आगरा प्रेसिडेंटी का गवर्नर सर सी टी मेडकॉफ को नियुक्त किया गया। तो कब? 1834 में। किसके चार्टर एक्ट के अंतर्गत? चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत आगरा, पहले ये जो आगरा ये प्रेसिडेंटी था, ये बंगाल का ही भाग था, ठीक है। लेकिन अब इसको 1834 में अलग कर दिया गया था। तो पहले गवर्नर मेडकॉफ को नियुक्त, सीटी मेडकॉफ को नियुक्त किया गया था। आरओ यारो 2021 का पेपर यही क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें शायद डेट पूछा गया था, ठीक है। अब चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य में क्या देखते हैं? प्रथम राष्ट्रवादी नेता जिन्होंने जनता के निकट संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया, वो बाल गंगाधर तिलक। ये क्या होते? ये ऐसे नेता थे जो क्या थे? जनता से बहुत निकटता से जुड़े हुए थे, ठीक है, याद रखिएगा। जनता के बहुत निकटता, जिसे लोग मान्य कहते थे, लोगों के द्वारा माने जाते थे ये। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। भारत का आर्थिक विकास, भारत का आर्थिक विकास, गांधी जी की अगर हम बात करें तो गांधी जी के माइंड में क्या चलता था कि भारत का आर्थिक विकास कैसे होगा? गांधी जी कहते थे लघु कुटीर उद्योगों से होगा। उद्योगों के विकास पर, मतलब गांधी जी ये सोचते थे कि जो लघु कुटीर उद्योग, जैसे आपका हथकरघा हुआ, माचिस बनाना और छोटे छोटे जो उद्योग है, उससे भारत का विकास होगा। जवाहरलाल नेहरू क्या सोचते थे? भारी औद्योगिकरण, इंडस्ट्री ढेर सारा लगाएंगे, फिर भारत का विकास होगा। तो दोनों लोग अपने हिसाब से सही ही थे, क्योंकि अगर लघु कुटीर उद्योग नहीं रहेगा तो इंडस्ट्री ज्यादा उस पर बेनिफिट नहीं उठा पाएगी। अगर इंडस्ट्री नहीं रहेगी तो जो लघु कुटीर उद्योग है वो भी ज्यादा बेनिफिट नहीं उठाएगा, क्योंकि सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर राइटर्स बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं। ये क्या है? आपका विविध है, मिसलेनियस है। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि मतलब एक ही चल रहा है टॉपिक, दूसरा टॉपिक आ जाता है। राइटर्स बिल्डिंग कोलकाता पश्चिम बंगाल में ये स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में ये स्थित है। मुख्यमंत्री कार्यालय इसी भवन में है। जो अभी इस प्रेजेंट टाइम में ममता बनर्जी जहाँ पर रहती हैं, वो इसी बिल्डिंग में रहती हैं, ठीक है। निर्माण का उद्देश्य क्या था इसका? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जूनियर सर्वेंट राइटर्स के लिए, ठीक है। तो ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी में जूनियर सर्वेंट जो होते हैं राइटर्स के लिए ये निर्माण किया गया था। वास्तुविद कौन थे? थॉमस लियोन, ठीक है। तो थॉमस लियोन इसके वास्तुविद थे। तो राइटर्स बिल्डिंग के वास्तुविद कौन थे? थॉमस लियोन थे। ये कोलकाता में ये है। मुख्यमंत्री का यहाँ पर निवास है, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं भारत का विभाजन और स्वतंत्रता। भारत का विभाजन और स्वतंत्रता, इस समय क्लीमेंट आर इटली, ठीक, ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। ये कब से कब थे? 1945 से 1951 के बीच में ये प्रधानमंत्री थे। इसी समय सब कुछ हुआ था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। भारत की स्वतंत्रता के समय कौन प्रधानमंत्री था? इटली थे। घोषणा कब किए थे इन्होंने? 20 फरवरी 1947 को घोषणा किए थे। हाउस ऑफ कॉमन्स में कहाँ पर घोषणा किए थे? हाउस ऑफ कॉमन्स में जून 1948 के पहले ही
उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या कहा था हाउस ऑफ कॉमन्स में, जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत हम भारत को छोड़ देंगे। क्लीमेंट इटली ने ये घोषणा किया था। कहाँ पे? हाउस ऑफ कॉमन्स में। बयान क्या था? ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं थे। तो इन्होंने बता भी दिया था कि जो भारत का विभाजन हो रहा है हम उत्तरदायी नहीं है। तो उत्तरदायी तो ये तो है ही, क्योंकि सांप्रदायिक 1919 से जो वहां पर सांप्रदायिक लेकर आए, ये अलग निर्वाचन, ये सब यही सब जाकर क्या हो गया, ये ब्रॉड में कन्वर्ट हो गया, मतलब एक बड़े पैमाने पर ये बन गया। ठीक है, अब देखिए नियुक्ति, बेबेल के स्थान पर माउंटबेटन की वायसराय पद पर। ठीक है, तो याद रखिएगा बेबेल के स्थान पर माउंटबेटन वायसराय पद पर नियुक्त कर दिए गए। पहले बेबल थे, अब क्या हुआ, माउंटबेटन नियुक्त कर दिए गए। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए लॉर्ड माउंटबेटन, इनके बारे में भी याद रखिएगा, इनके बारे में भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। पद ग्रहण 24 मार्च 1947 को इन्होंने पद ग्रहण किया। निष्कर्ष क्या था? भारत का बंटवारा, पाकिस्तान की स्थापना आवश्यक हो गई। इन्होंने निष्कर्ष लगाया कि भारत का बंटवारा होगा और पाकिस्तान की स्थापना आवश्यक है। माउंटबेटन योजना कब कब आया, ये डेट याद रखिएगा, 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना। ठीक है, 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना इटली के जो वक्तव्य के दायरे में तैयार भारत विभाजन की, जो इटली थे इनके वक्तव्य, जो क्लीमेंट इटली ये हैं, ठीक, इन्हीं के दायरे में ये भारत की विभाजन की योजना तैयार हुई थी। बाल्कन प्लान, या गुप्त नाम वैकल्पिक योजना, लॉर्ड माउंटबेटन के समय में गठित सीमा आयोग क्या था? ये अध्यक्ष रेड क्लिफ थे। इन्होंने ये पंजाब सीमा आयोग के मतलब अध्यक्ष थे, और बंगाल सीमा आयोग। ठीक है, पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग ये सिरिल रेड क्लिफ। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर गांधी जी से प्रथम मुलाकात 31 मार्च 1947 को हुई थी। तो गांधी जी से लॉर्ड माउंटबेटन की मुलाकात प्रथम कब हुई थी? 31 मार्च 1947 को हुआ था। सबसे ज्यादा यहाँ पर माउंटबेटन योजना है, ये कब आया? 3 जून 1947 को। यही बार बार पूछा जाता है, इसको तो जरूर याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब यहाँ पर देखते हैं आर कोपलैंड। आर कोपलैंड का कथन क्या था? भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज्य की ही संतति है। ये किसका कथन था? आर कोपलैंड का कथन है। के एम पढ़कर क्या का कथन है? ब्रिटिश शासन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। तो ब्रिटिश शासन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का क्या था? एकीकरण था। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू का क्या विचार था? राष्ट्रवाद का संप्रदाय के पक्ष में समर्पण। किनका था? सैफुद्दीन किचलू का विचार था राष्ट्रवाद का संप्रदाय के पक्ष में समर्पण। के एम पढ़कर क्या था? ब्रिटिश शासन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। आर कोपलैंड का भारतीय राष्ट्रीयवाद को अंग्रेजी राज की ही संतति थी। अब देखिए यहाँ पर भारत के विभाजन का प्रस्ताव क्या हुआ? स्वीकृत कांग्रेस महासमिति द्वारा 15 जून 1947 को दिल्ली में इसका स्वीकार कर लिया गया था, भारत के विभाजन का प्रस्ताव। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा जाएगा? यहाँ पर यह पूछा जाएगा कि कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। प्रस्तुत किसने किया था भारत के विभाजन का प्रस्ताव? गोविंद बल्लभ पंत द्वारा प्रस्तुत किया गया था। समर्थन किसने दिया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा समर्थन दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा समर्थन दिया गया था। प्रस्तुत गोविंद बल्लभ पंत द्वारा। कांग्रेस अध्यक्ष जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। स्वीकृत कब किया गया था? 15 जून 1947 को। आई थिंक आपको याद हो रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए कांग्रेस के अध्यक्ष के बारे में देख लेते हैं। अब देखिए 1948 में पट्टाभी सीतारामैया अध्यक्ष बने थे। कहाँ पर? जयपुर के सेशन में पट्टाभी सीतारामैया 1948 में बने थे। 1900 जेबी कृपलानी कब से कब थे? नवंबर 1946 से 1947 तक जेबी कृपलानी थे। इसके बाद पट्टाभी सीतारामैया नवंबर 1947 में जेबी कृपलानी को त्याग पत्र दे दिए थे। अच्छा, इसके बाद ये बने थे
जेबी कृपलानी के त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वर्ष 1948 में पट्टाभी सीतारामैया, 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन बने थे। तो सबका सीक्वेंस याद रखिएगा। जेबी कृपलानी बने थे, जेबी कृपलानी 1947 में त्याग पत्र दिए थे। जेबी कृपलानी के त्याग पत्र के देने के बाद राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद के बाद वर्ष 1948 में पट्टाभी सीतारामैया बने थे। फिर 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन बने थे। ठीक है। अब यहाँ पर 1951 से 54 के बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। 1951 से 54 के बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद तो जानते होंगे आप। अब देखिए कुछ फैक्ट होता है इंपॉर्टेंट। फैक्ट क्या है? 14 से 15 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में अब्दुल खान गफ्फार खान, सीमांत गांधी जिसको बोला जाता है, ने मतदान किया था भारत विभाजन के विपक्ष में। खान अब्दुल गफ्फार जो खान थे, जिनको सीमांत गांधी कहा जाता था, इन्होंने क्या किया था? भारत विभाजन ये नहीं चाहते थे। ठीक है। मतलब सच्चे देशभक्त थे। ये कहे थे कि हमको भारत विभाजन नहीं, इन्होंने भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किया था, ये याद रखेंगे। पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर सैफुद्दीन कौन थे? किचलू थे, विभाजन के प्रबल विरोधी। कौन? पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सैफुद्दीन किचलू, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हैं, वो विभाजन के प्रबल विरोधी ये भी थे। वर्ष 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। कौन? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन की सत्ता थी लेबर पार्टी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय सत्ता किसके हाथ में थी? लेबर पार्टी। जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस है, बीजेपी है, वहां पर लेबर पार्टी है। तो वहां पर किसके? लेबर पार्टी। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के महाराजा कौन थे? जॉर्ज सस्टम थे। तो भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के महाराजा जॉर्ज सस्टम थे, ये भी याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के महाराजा जॉर्ज सस्टम थे। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए पुस्तकें और उनके लेखक। जैसे अमार सुनार बांग्ला गीत। अब देखिए ये याद रखेंगे, अमार सुनार बांग्ला गीत। क्यों याद रखेंगे? क्योंकि अभी बंगाल का इशू जो चल रहा था, उससे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में तभी डिटेल में लिख दिया गया ताकि आपको याद रहे। रचना 1905 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। ये बंग भंग आंदोलन के दौरान ये किया गया था। किस दौरान? बंग भंग जो स्वदेशी आंदोलन था, उसी के दौरान ये किया गया था। अंग्रेजी अनुवादक कौन थे? सईद अली अहसान अंग्रेजी अनुवादक इसके थे। संगीत क्या था? गगन हरकारा के गीत, आमी कोढ़े पाबो तारे से प्रेरित। आमी कोढ़ो पाबो से तारे से प्रेरित ये है। ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा। प्रथम 10 पंक्तियां वर्ष 1972 में बांग्लादेश द्वारा राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया था। तो इसकी प्रथम 10 पंक्तियां 1972 में बांग्लादेश द्वारा राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया। लेकिन अब क्या हुआ? बांग्लादेश में सब कुछ इधर उधर हो गया है। अब देखिए क्या होता है वहां पे। ठीक है, यहाँ पर बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी चेंज करने की बात कर रहे हैं। अब देखिए महात्मा गांधी की कुछ पुस्तकें देखते हैं। हिंद स्वराज मूलतः गुजराती भाषा में ये था। ब्रिटिश संसद की बांझ और वेश्या की तुलना इसी में किया था। किसने? किस पुस्तक में? हिंद स्वराज में। तो ये हिंद स्वराज मूलतः गुजराती भाषा में था। ब्रिटिश संसद की तुलना किससे? बांझ और वेश्या से किया था। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। ठीक, कौन? गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ये भी इनकी पुस्तक थी। अब देखिए महात्मा गांधी द स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, ये भी इनकी पुस्तक है। द स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, ये तो पता ही होगा आपको। डब्ल्यू ए फेयर सर्विस। ठीक है, डब्ल्यू ए फेयर सर्विस। दी लेखक और लेखिका यहाँ पर देखते हैं, मतलब इनकी पुस्तक क्या थी? डब्ल्यू ए फेयर सर्विस, मतलब डब्ल्यू ए फेयर सर्विस इनकी पुस्तक द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया। ठीक है, तो द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया, ये डब्ल्यू ए फेयर सर्विस की ये पुस्तक थी। ठीक है, डोमिनिकल लेपियर और लैरी
डोमिनिक लेपियर और लैरी कॉलिंस, ठीक है, लैरी कॉलिंस। इनकी पुस्तक क्या थी? इनकी पुस्तक याद रखिएगा, फ्रीडम एट मिडनाइट। इनकी पुस्तक क्या थी? फ्रीडम एट मिडनाइट। राम मनोहर लोहिया की गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन कौन थे? राम मनोहर लोहिया की गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन थी इनकी। अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, चितरंजन दास की कौन थी? सी आर दास, जिनको इंडिया फॉर इंडियंस, ठीक है, इंडिया फॉर इंडियंस चितरंजन दास की है। डीपी मिश्र की तो कौन थे? लिविंग इन एरा इंडिया मार्च टू फ्रीडम, याद रखेंगे, इंडिया मार्च टू फ्रीडम, लिविंग एन एरा, लिविंग एन एरा, डीपी मिश्र, इंडिया मार्च टू फ्रीडम। अरविंद घोष की, तो अरविंद घोष की द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, तो द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर किसकी थी? अरविंद घोष की। लेडी कैथरीन मेयो की, तो इनकी लेडी कैथरीन मेयो की मदर इंडिया थी, याद रखेंगे, लेडी कैथरीन मेयो की मदर इंडिया, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। थोड़ा सा एक बार फिर आप देख लीजिएगा, मतलब मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा, वीडियो अगर थोड़ा सा ना समझ में तो एक बार पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इन राम मनोहर लोहिया की गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? भारत भारती याद रखेंगे, साकेत हिंदी में कई बार पूछ लिया जाता है, जयद्रथ कथा, कौन सा? जयद्रथ वध, सॉरी कथा नहीं, जयद्रथ वध, पंचवटी, यशोधरा, पांचों याद रखिएगा, भारत भारती, साकेत, जयद्रथ वध, पंचवटी, यशोधरा किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तिका द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। नेक्स्ट देखते हैं, प्लीज जो लोग नए होंगे प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल लाइक कर देंगे। आप सबको पूरा जितना भी सब्जेक्ट होगा हम पेपर तक पूरी तरह से कोशिश करेंगे आपको कंप्लीट करने की। अभी इसके बाद आपका जो भी चैप्टर मतलब सब्जेक्ट आएगा वो शायद आपका पॉलिटी आए, ठीक है, क्योंकि पॉलिटी भी बहुत बच्चों का करें, पॉलिटी करवाइए सर, पॉलिटी तो हम नेक्स्ट आपका पॉलिटी का पीडीएफ क्रिएट होगा, ठीक है, और वो आपके एप्पल वाले उस पे टाइप पे क्रिएट क्रिएट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पॉलिटी आपका स्टार्ट होगा, अब एक ही 2 दिन में पॉलिटी आपका स्टार्ट हो जाएगा, और बायोलॉजी चल ही रहा है आपका, ठीक है। संविधान सभा में पृथक निर्वाचन मंडल का विरोध करते हुए संयुक्त निर्वाचन मंडल के प्रस्ताव पर बोलते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, क्या आप मुझे एक स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं? अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत के बीच छोड़ गए, बीच गए, मतलब शरारत का बीज गए, मतलब बीज बीज बो गए, ठीक है। हम इस शरारत को और नहीं आगे बढ़ाना चाहते, ठीक है। तो ये किसने कहा, कहाँ पूछा गया था? यूपीपीसीएस 2021 में यही क्वेश्चन आया था, इतना बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन आया था, कहाँ पर? आपके 2021 में यूपीपीसीएस में। कैसे याद करेंगे? सिर्फ इतना याद रखिएगा, अंग्रेज तो चले गए लेकिन शरारत के बीज बो गए, ठीक है। ये सिर्फ इतना ही वर्ड याद रखेंगे, इतना वर्ड जरूर पूछा जाएगा आपके पेपर में। तो यहाँ पर पृथक निर्वाचन मंडल वही जो था, वही डॉक्टर सरदार मतलब सॉरी सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे थे, इसी जो शरारत किए थे, कोई भी देश इससे बचा नहीं है जहाँ पर ये राज करते थे। मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया। 1900 तो वो यूपीपीसीएस 2015 में ये कुछ, अभी इसका मतलब क्या हुआ? सभी लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर ये आरोप लगा रहे थे कि आपने जो 1935 का अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम 1935 था, उसी का सब कुछ ले जाके आपने संविधान क्रिएट कर दिया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि हमें इस पर कोई अफसोस नहीं है कि हमने वहां से लिया है, क्योंकि वो भी हमारे भारत का ही था, ठीक है। तो ये यहाँ पर याद रखेंगे, क्योंकि बनाना था तो भारतीयों के लिए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी अपने हिसाब से एक सही थे, क्योंकि भारतीय उसी के रूप ढालना चाहते थे। अगर वो किसी और देश का मतलब लाके रख देते या खुद बना देते तो भारतीय वो ढल नहीं पाते उसमें। क्यों? क्योंकि अभी वहां पर भारतीय लगभग 15 साल हो गया था ढले,
ठीक है। 35 में बना था तो 15 साल लगभग ढल चुके थे, और पिछला भी लगभग उसी पर बेस था 1935, जो पिछले जब जो सारे अधिनियम आए थे। तो लगभग भारतीय उससे परिचित हुए थे पूरी तरह से। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वही ले जाकर वहां पर बहुत ज्यादा चीजें ऐड कर दी थी, तो वो भारतीयों के लिए ही अच्छा था। अब यहाँ पर देखते हैं लेखक, लेखिका और पुस्तकें। बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक कौन सी? दुर्गेश नंदिनी। डब्ल्यू डब्ल्यू हेंटर की द इंडियन मुसलमान। डब्ल्यू डब्ल्यू हेंटर की कौन थे? द इंडियन मुसलमान किसका था? डब्ल्यू डब्ल्यू हेंटर का, मुसलमान। मनुबहन, माई बापू माई मदर, ये सब फैक्ट है, इसको याद ही करना पड़ेगा। मनुबहन, बापू माई मदर। सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 1942 के बीच। मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना इंडिया विंस फ्रीडम। बाल गंगाधर तिलक, श्रीमद् भगवद गीता, रहस्य अथवा कर्म योग शास्त्र। तो बाल गंगाधर श्रीमद् भगवद गीता, रहस्य अथवा कर्म योग शास्त्र। ठीक है। ये राजा राम मोहन राय का बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस किसका था? राजा राम मोहन राय की। लाला लाजपत राय की अनहैप्पी इंडिया, इंडिया ये भी बहुत बार पूछा जाता है, अनहैप्पी इंडिया। वेलेंटाइन सिरोल की अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट, वेलेंटाइन सिरोज की पुस्तक है। ठीक है। जयप्रकाश नारायण के टूवर्ड्स स्ट्रगल। ह्यूगो टोयो, ह्यूग टोयो की द स्प्रिंग टाइगर, स्प्रिंग टाइगर द स्टडी ऑफ रिवोल्यूशनरी, द स्प्रिंग टाइगर द स्टडी ऑफ रिवोल्यूशनरी। राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रकाश प्रसाद का इंडिया डिवाइडेड। सतीश चंद्र सन्याल का बंदी जीवन है। माइकल मधुसूदन दत्त द कैप्टन लेडी है। एम जी देवा सहायम का, एम जी देवा सहायम इंडियाज सेकंड फ्रीडम इन अनटोल्ड स्टोरी, इंडियाज सेकंड फ्रीडम एंड अनटोल्ड स्टोरी। लेफ्टिनेंट जनरल ब्रज मोहन, तो ये ब्रज मोहन कौल, तो ब्रज मोहन कौल का द अनटोल्ड स्टोरी इनकी पुस्तक है। अरविंद घोष की द लाइफ डिवाइन पुस्तक है। रफीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। सरोजिनी नायडू द ब्रोकन विंग्स, द सॉन्ग ऑफ लव, डेथ ऑफ एंड डेस्टिनी। ये किसका है? सरोजिनी नायडू का है। बस इतना ही था लगभग, जितना भी हमने पुस्तक था रिलेटेड, क्योंकि पुस्तक हमने एक जो आपका एक चैप्टर है उसमें ऑलरेडी पढ़ा दिया है, और लगभग अभी भी हमने पढ़ा दिया है, तो आपका रिवीजन ही हो गया। आज यहाँ पर आपका मॉडर्न हिस्ट्री पूरी तरह से कंप्लीट होता है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, कंपाइल पीडीएफ। टेलीग्राम ज्वाइन करके जितना भी पीडीएफ है मॉडर्न हिस्ट्री का, हम कल पूरी तरह से अपलोड कर दे। कल शाम तक आपको पीडीएफ वीडियो सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है आपको। तो ये आपका आज समाप्त हुआ। जब कोई भी सब्जेक्ट समाप्त होता है तो सबसे ज्यादा खुशी हमको होती है, क्योंकि मैं फ्री में कोई चीज भले ही लाता हूँ, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, कहीं आपका पेपर नजदीक ना आ जाए और मैं आपका कंप्लीट ना कर पाऊँ। ठीक है। तो यही सबसे ज्यादा मुझे भी बहुत टेंशन होती है कि मैं जल्दी जल्दी क्रिएट करूं, क्योंकि कई बच्चे सोचते हैं कि हमको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर। देखिए पीडीएफ ये हम जैसे कल वीडियो लाना है तो आज ही मैं लिखता हूँ इसको। ठीक है। पूरी तरह से हर एक फैक्ट को देखता हूँ, कौन कहाँ आया है, कौन सा कहाँ नहीं आया है, वो सब लिखा जाता है। ये पीडीएफ कहीं बना के नहीं रखा गया है, बना के मैं इसलिए नहीं रखता, हो सकता है कई डाटा नए जुड़ जाए। हिस्ट्री में तो कोई डाटा नए नहीं जुड़ेंगे, लेकिन ज्योग्राफी की बात करें, आपका एनवायरनमेंट की बात करें, उसमें जुड़ते रहते हैं डाटा, इसलिए मैं पीडीएफ बना के नहीं रखा हूँ। सब कुछ यही है। तो सब पीडीएफ आपको, जो पुराना भी पीडीएफ होगा वो टेलीग्राम में हम आगे ही रख देंगे, ताकि आप पुराना भी पीडीएफ और इसको जाके डाउनलोड कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा होगा मेरा ये इनिशिएटिव, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।